ड्राइव ओम्स लॉ। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, कह सकते हैं ड्राइव एक्सप्रेशन और किसके लिए एक्सप्रेशन, और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किस चीज के लिए, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के लिए। एक ऐसा एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है जिससे हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है भाई। कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें पता है ओम्स लॉ का डेरिवेशन I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या होता है यहां, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ए कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना। और वीडी क्या होता है आपको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई अपॉन एम टॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ये यहां पे रख दें, ई कैपिटल ई अपॉन एम टॉ। तो अब ये यहां पर एन ई ये है और ई ये है, ये दोनों हो गए ई स्क्वायर। ई और ई स्क्वायर ए कैपिटल ई टॉ अपॉन एम। आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, लास्ट वीडियो में ड्राइव करवाया था। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं इसे। ए क्या है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। अब आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई कैपिटल ई अपॉन एम टॉ होती है, और करंट डेंसिटी एन ई ए वी डी। तो यहां पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे उठा के, ये रखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ई कैपिटल ई अपॉन एम टॉ। तो देखो ई और ई स्क्वायर हो गया, एन ए कैपिटल ई टॉ एम। अब क्योंकि ओम्स लॉ में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आती नहीं, ओम्स लॉ तो ये है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI। इसका मतलब ओम्स लॉ लाने के लिए एक तो करंट चाहिए तुम्हें,
और एक पोटेंशियल डिफरेंस V चाहिए। तो करंट तो हम पर है, V नहीं है कहीं भी इसमें, तो V हमें लेके आना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V क्या है, जैसे ये कंडक्टर हमने कनेक्ट किया था, सेल से, तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। और L क्या है, कंडक्टर की लेंथ। तो और E क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी। तो VEL में रिलेशन होता है, VEL में रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू V/L। V क्या है, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। L क्या है, कंडक्टर की लेंथ। और E क्या है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, जो इस सेल ने दी थी। तो इन तीनों में रिलेशन है V इज इक्वल टू E इंटू एल, या E इज इक्वल टू V/L। ये हम उठा करके इसमें रख देंगे इक्वेशन में। पुट E इज इक्वल टू V/L, पहले भी कराया है ये V/L। ये रख दे यहाँ पे, I इज इक्वल टू N E स्क्वायर, ए E की जगह क्या रख दें, V/L, और ये टॉर रह गया। तो I इज इक्वल टू आ गया N E स्क्वायर AV टॉ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या था, कंडक्टर की लेंथ। तो अब यहां से देखो, V इज इक्वल टू बनाओ, V इज इक्वल टू क्या बना, V इज इक्वल टू हो गया, ये M और L उधर चला गया, N नीचे चला गया, E स्क्वायर A टॉ और I। अब अगर कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट रखी जाए, और क्योंकि ये तो M क्या है, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स होता है ये तो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, लेंथ और एरिया ये हम बदल सकते हैं। लेकिन कब बदलेगा लेंथ और एरिया, जब हम वायर को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, यानी कि वायर पे स्ट्रेस देंगे या वायर को स्ट्रेन करेंगे। और टॉ कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा। यानी कि इफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, या सिंपल टेम्परेचर लिख दीजिए, टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, अगर इसे कांस्टेंट रखा जाए, देन क्या होगा, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, देन ML/N E² A टॉ इज ए कांस्टेंट। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, मटेरियल तो बदल नहीं रहे हम। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी चेंज नहीं कर सकते, लेंथ
एरिया और टॉ, ये तीन चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कब चेंज होगा लेंथ और एरिया, कब चेंज होगा? जब स्ट्रेस या स्ट्रेन दे। और टॉ कब चेंज होगा? जब टेम्परेचर चेंज हो। तो हमने अगर स्ट्रेस भी चेंज नहीं किया, स्ट्रेन टेम्परेचर सब कांस्टेंट रखा, तो ये कांस्टेंट कहलाया। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं आर। ये कांस्टेंट हमारा आर कहलाता है, ml/ne² ए टॉ, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब हमारे पास क्या चीज आई कि आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू आ गई ml/ne² ए टॉ। It is a constant if stress, strain, temperature all are kept constant। अब हमने आपसे कहा कि हमने ये कहा कि अगर लेंथ वायर की हमने बढ़ा दी तो ओम्स लॉ पे क्या फर्क पड़ा? वायर की लेंथ बढ़ा देंगे तो आर चेंज हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, ओम्स लॉ डिस्टर्ब हो गया। व्हाट इज इफेक्ट ऑन ओम्स लॉ इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज? तो क्या कहेंगे आप कि अगर लेंथ वायर की इंक्रीज करेंगे तो इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा या चेंज हो जाएगा, लिख दो इंक्रीज, है ना? हाँ, एरिया भी चेंज होगा, मगर अब उसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसलिए हम इसने ये नहीं कहा इंक्रीज, हम कह रहे हैं लेंथ चेंज हो जाएगी, तो बस सिंपल हम क्या करेंगे कि एरिया की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और ओम्स लॉ डिस्टर्ब हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। ये आपका इसका मतलब, अब देखो इससे क्या पता लगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किसका रेजिस्टेंस? ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करा? एक तो लेंथ पे डिपेंड करा, एक एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास चेंज नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं हो सकता, लेंथ, एरिया। और तीसरा है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। और रिलैक्सेशन टाइम खुद किसके होता है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने से, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका वाइब्रेशन तेज हो जाएगा है? और टाइम पीरियड कम हो जाएगा जब, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर के बढ़ने पे भी रेजिस्टेंस मेटेलिक कंडक्टर का बढ़ता है। ये तीन बातें आ गई, रेजिस्टेंस तीन बातों पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद आता है ओम्स लॉ में ग्राफ। V और अगर हम I के बीच में ग्राफ खींचे तो थोड़ी देर तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है ओम्स लॉ, फिर क्या हो रहा है उसके बाद ये ग्राफ हल्का हल्का कर्व होने लगता है। तो ये ग्राफ का कर्व होना, कि कर्व क्यों हुआ?
ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था ओ से ए तक तो स्ट्रेट लाइन था, फिर कर्व होने लगा। क्यों हुआ कर्व? यहां देखो आप, v, इस ग्राफ से क्या मतलब पता लग रहा है कि v बढ़ने पर i हल्के हल्के बढ़ रहा है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट किधर की तरफ भाग रहा है? v की तरफ ज्यादा भाग रहा है। v की तरफ ज्यादा भाग रहा है, i की तरफ कम भाग रहा है, उधर को भाग रहा है ये ग्राफ। इसका मतलब v बढ़ने पे करंट हल्के हल्के बढ़ रही है। v अपॉन i में i स्लो हो गया, v हाई हो गया फॉर पार्ट ए टू बी। ए से बी में आप देखो v जो है वो तो हो गया हाई, तेजी से बढ़ रहा है, और i जो है वो हल्के हल्के पड़ रहा है। तो डिनोमिनेटर कम हो गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, यानी v अपॉन आई r होता है v अपॉन आई। कैसा आएगा? हाई आएगा। आई लो हो गया, करंट हल्के हल्के बढ़ रही है, v तेजी से बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, i कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर कम हुआ, न्यूमरेटर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ गया हाई, यानी इस पार्ट में रेजिस्टेंस हाई है। फॉर पार्ट ए बी रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। पहली बात। अब क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि जब इसमें लगातार करंट फ्लो होगी तो क्या होगा? लगातार करंट के फ्लो होने पे क्या होगा भाई? वायर में हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर गर्म हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट की वजह से जब लगातार यहां से देखो करंट लगातार फ्लो हो रही है, तो शुरू में तो ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, वी और आई के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कुछ देर के बाद ये ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन रिलेशन है वो खत्म क्यों हो गई? ओ से ए तक, फ्रॉम ओ टू ए, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओ ए स्ट्रेट लाइन है, ओम्स लॉ इज ओबे। ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, लेकिन फ्रॉम ए टू बी ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ओम्स लॉ जो है इज नॉट, ओम्स लॉ इज नॉट ओबे। तो ये भी पूछ सकता है, बताओ किस पार्ट में इसके ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, किस पार्ट में ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। रेजिस्टेंस इस पार्ट में बढ़ रहा है। हुआ क्या कि लगातार जब करंट फ्लो हुई तो वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट आ गया, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर गर्म होने लगा। जब लगातार करंट फ्लो हुई तो आफ्टर सम टाइम, जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है लगातार तो क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो गर्म हो जाता है, यानी वायर का टेम्परेचर बढ़ गया। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसलिए ये ग्राफ, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब V बढ़ गया, I कम हो गया। भाई रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर कम होगा, V बढ़ा, I कम हुआ, ग्राफ उधर की तरफ जाने लगा। तो जब लगातार कंटिन्यूअस करंट फ्लो थ्रू द वायर, देन
ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, wire gets heated, temperature of the wire increases, and we know that resistance is inversely proportional to tau and directly proportional to temperature. टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया। दैट्स वाई ग्राफ जो है इधर की तरफ आने लगा, ओम्स लॉ डिसोबे होने लगा। देखिए आगे अब आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ऐसे ही हम ये कह सकते हैं जैसे सीरीज में, ये तो आपको पता है 9th 10th का है, सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, फॉर्मूला 10th में भी था। यानी कि R की वैल्यू R1 से भी ज्यादा होगी, R की वैल्यू R2 से भी ज्यादा होगी, और R की वैल्यू R3 से भी ज्यादा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से तीनों से ज्यादा होता है। 2 3 4 को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4 9 आया। 9 देखो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। इन सीरीज पैरेलल पढ़ा है आपने, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट, वो इंडिविजुअल से सबसे कम आएगा। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? अब एग्जाम में ये नहीं है कि आपसे जरूरी है ये प्रूव करने, हो सकता है ये इस तरीके से पूछ ले, प्रूव दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो यही चीज प्रूव करवाई है उसने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों से सबसे कम आई। अब हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस बन रहा है। हमने ये दिखाया V और I के बीच का ग्राफ, तीन कंडक्टर हैं, तीन रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है, मान लिया R1 R2 R3। हमें बताना है तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 है ना, तीन रेजिस्टेंसेस है। आप इसको ABC भी कह सकते हो, ABC। तीन रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में कनेक्ट। 3 रेजिस्टेंसेस आर गिवन, 1 रेजिस्टेंस इन तीन में से, आउट ऑफ 3, तीन में से जो एक रेजिस्टेंस है वो क्या देता है हमें, इक्विवेलेंट दे रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अदर 2। कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्टेड है, इन पैरेलल। ये हमारा क्वेश्चन। तीन में से एक रेजिस्टेंस क्या दे रहा है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रहा है, बाकी के दो का जो कि पैरेलल में आइडेंटिफाई करना है हम कि कौन सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब आप ये देखो R क्या होता है भाई, V/I है नहीं है, हमें पता है रेजिस्टेंस पहले पहचानो। अब V यहां पर क्या हो गया, यहाँ पे V क्या है, बेस है, और करंट जो है ये हमारी परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, यानी कि 1/tan थीटा। कॉट थीटा का मतलब 1/tan थीटा। इसका मतलब रेजिस्टेंस और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, tan थीटा के हिसाब से चलता है।
आप ये कहोगे सर ये तो कॉट थीटा में तो डायरेक्टली आ रहे थे ना, कॉट में उल्टा होता है, थीटा बढ़ने पर कॉट थीटा की वैल्यू कम होती है, टेन थीटा में थीटा बढ़ने पे टेन थीटा बढ़ेगा, इसलिए थीटा से चेक करते हैं। यानी क्या रिजल्ट आया हमारा कि रेजिस्टेंस थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब थीटा दिख रहा है साफ, ए का सबसे कम है, बी का उससे ज्यादा और सी का सबसे ज्यादा, इसका और जिसका थीटा सबसे कम है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका हो गया, सी का, क्योंकि थीटा और रेजिस्टेंस इनवर्सली है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका आया, सी का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है वो सबसे कम आता है। अभी हमने बताया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से भी कम आता है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम सी का है, इसका मतलब सी जो है वो ए और बी का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इट मींस सी क्या दे रहा है हमें, सी गिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of parallel combination किस किसका, ऑफ ए एंड बी। और अगर यही क्वेश्चन सीरीज के लिए होता तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसका मतलब ए सीरीज में ए इक्विवेलेंट हो जाता बी और सी का, तो ये मैंने बताया, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो। अब इसको हम कैसे डिफाइन करें भाई, इसको डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉप। हमने ये भी पता है रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से, पहला लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया तो ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया, तो चेंज ही नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया और एरिया के इनवर्सली। अब दोनों को कंबाइन कर लो, लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट आता है रो, ये रो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, और दूसरा नाम इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब इसकी डेफिनेशन बनानी है तो फिजिक्स में क्या है, डेफिनेशन कैसे बनेगी, इन दोनों को हम वन रख दें, डेफिनेशन कैसे बनेगी, अगर हम लेंथ को भी वन रख दें
और एरिया को भी 1 रख दें, तो रो किसके बराबर आ गया, लेंथ भी 1 हो गया, एरिया भी 1 हो गया, रो और आर बराबर आ गए। यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ, एल की वैल्यू 1 है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। resistivity of a material of conductor is equal to resistance offered by unit length and unit area of that conductor। ये इसकी डेफिनेशन बन गई रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी हमने पढ़ लिया कि भाई रेजिस्टिविटी जो है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और हमें ये भी पता है R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर और टॉ और ए, ये भी पता है हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और हमने ये भी पढ़ा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, रो की वैल्यू क्या आ गई, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ये आ गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अलग है, वो तो एल इससे दी हमने, एल और ए को 1 रख करके। फॉर्मूला ये है रेजिस्टिविटी का, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, अब जरा देखना भाई, क्या रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में लेंथ आई, नहीं आई। क्या रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में एरिया आया, नहीं आया। इसका मतलब रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे कर रही है, ओनली ऑन टेम्परेचर। कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, और टॉ किसके इनवर्सली होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे एंड एरिया पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायर को मैंने खींच दिया, उसकी लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायर को खींच के उसकी लेंथ को दुगना तिगना 4 गुना कर दो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। केवल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये इस पे क्वेश्चन बन गया। तो ये हमने बताया रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी किन किन बात पे डिपेंड कर रही है, केवल टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ गई, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। अब इसमें एक टर्म आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जनरली जी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है भाई। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स, या इसको एम एच ओ भी किस लिख सकते हैं, ओम इनवर्स या एम एच ओ, उल्टा कर देते हैं यूनिट इसकी ऐसे, कंडक्टेंस। ऐसे ही कंडक्टिविटी,
इसका मतलब क्या हुआ, जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर का होता है ml/ne² A टॉ, इसका Ne² A टॉ अपॉन ml हो जाएगा। कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी का साइन है, सिग्मा। सिग्मा क्या होती है कंडक्टिविटी, 1 रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये क्या होता है भाई, m/n टॉ, अभी हमने पढ़ा, यानी कि ये हो गया Ne² टॉ अपॉन m। ये कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला आ गया। रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है। वैसे भी सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो कंडक्ट जब रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी तो कम हो ही जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसमें रिलेशन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो जाती है। अब अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो उस पे क्या होगा, इफ वायर